गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स और स्ट्रक्चर ऑफ वाटर लिक्विड्स के बारे में बात की थी, जिसमें अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स के अंदर अलग-अलग सिद्धांत पढ़े थे, जिसमें आयरिंग और बर्नौली का सिद्धांत था, वो इम्पोर्टेंट था। आज का हमारा टॉपिक है ठोस, द्रव तथा गैस में संरचनात्मक अंतर, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसियस। ठीक है, सबसे पहले इस लेक्चर में अपन ठोस, द्रव और गैस में तीनों में जो कंपैरिजन है, अर्थात तीनों की जो संरचनाओं में क्या क्या अंतर देखने को मिलते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। देखते हैं ठोस, द्रव और गैस के अंदर अंतर। सबसे पहले सॉलिड में देखते हैं कि ठोस में अणु अत्यधिक पास पास होते हैं तथा अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होते हैं। ठीक है, जब अपन किस ठोस की क्रिस्टलीय संरचना देखते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के पास में बहुत सटे हुए रहते हैं, अर्थात उनके बीच में जो अंतरा आणविक स्थान होता है, अंतरा आणविक दूरी होती है, बहुत ही कम होती है। दरों की बात करें तो दरों में अणु पास पास होते हैं तथा अंतरा आणविक स्थान ठोसों की अपेक्षा अधिक होते हैं। ठीक है, अगर अपन दरों की बात करें तो दरों में अणु पास पास होते हैं, लेकिन दरों सॉलिड की अपेक्षा ये थोड़े दूर दूर होंगे और इनके मध्य अणुओं के मध्य जो दूरी होती है, अंतरा आणविक दूरी, वो भी थोड़ी अधिक होगी। और गैसों की बात करें तो गैसों में अणु सर्वाधिक दूर दूर होते हैं, अधिकांश स्थान रिक्त होता है और अंतरा आणविक स्थान बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि अणुओं के परस्पर अत्यधिक पास पास होने के कारण ठोसों का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। यही कारण है कि ठोस कठोर व सुदृढ़ होते हैं। अब ठोसों के जो अणु पास पास है तो उनके बीच में रिक्त स्थान नहीं होगा। रिक्त स्थान नहीं होने से उनका जो डेंसिटी होगी, जो घनत्व है, वो बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, इसकी वजह से जो ठोस होते हैं वो कठोर व सुदृढ़ होते हैं। वहीं अगर अपन द्रवों की बात करें तो जो द्रवों का घनत्व है ठोसों से कम होता है, क्योंकि अणु ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। ठीक है, और गैस में अणु अत्यधिक दूर दूर होते हैं, इसलिए इनका जो घनत्व होता है, क्या होता है, नगण्य माना जाता है। नेक्स्ट है, ठोसों के अणुओं के मध्य परस्पर आकर्षण बल प्रबल होता है। ठीक है, अतः अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है, इसलिए ठोसों का एक निश्चित आकार व आकृति होती है। ठीक है, ठोसों के अंदर जो अणु पास पास होते हैं, जिसकी वजह से उनके मध्य अणुओं के बीच में आकर्षण बल भी अधिक होता है। ठीक है, और आकर्षण बल अधिक होने से उनकी जो शेप और साइज है वो भी फिक्स्ड होती है। और ठोसों के अणु अत्यधिक सुव्यवस्थित रूप से एक त्रिविम जालक में अरेंज रहते हैं, जिसके कारण ठोसों की आकृति व आयतन निश्चित होता है। ठीक है, और अगर अपन क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर देखें अगर सॉलिड्स की, ठीक है, तो उनमें मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है वो फिक्स्ड होता है, जिसकी वजह से उनकी आयतन भी निश्चित होता है। वही अगर अपन द्रव्य की बात करें कि द्रव्यों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल ठोसों की तुलना में कम होता है। ठीक है, अणु अपनी स्थिति बदलते हैं, अतः इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। अगर अपन द्रव्य की बात करें तो द्रव्य में अणु पास पास जरूर होते हैं, लेकिन इनके अणु इतने अधिक पास नहीं होते जितने कि ठोस के होते हैं। ठीक है, और अणुओं के मध्य आकर्षण बल भी इतना नहीं होता है कि इनकी आकृति फिक्स हो। ठीक है, तो इनके बीच में अंतराणु दूरी अधिक होने के कारण इनकी आकृति निश्चित नहीं होती तथा ये जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। आकर्षण के कारण अणु एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाते और एक निश्चित आयतन में बंधे रहते हैं। इस प्रकार द्रव्यों की आकृति अनिश्चित परंतु आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, द्रव्यों की आकृति तो अनिश्चित होती है परंतु आयतन निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इतना आकर्षण होता है कि यहाँ ये अणु एक दूसरे से अधिक अत्यधिक दूरी पर भी नहीं जा सकते, जिसके कारण इनका आयतन न्यूनतम हो जाए। ठीक है, और इतने पास भी नहीं होते जिसके कारण ये सॉलिड के जैसे अपने आयतन को निश्चित कर ले। ठीक है, अब अपन गैसों की बात करते हैं कि गैसों के अणु पूर्णतः अव्यवस्थित रहते हैं। इनके मध्य आकर्षण बल नहीं के बराबर होते हैं।
ठीक है? अणुओं के बीच की दूरी अधिक होने से इनकी स्थितिज ऊर्जा का मान लगभग शून्य होता है। ठीक है? अतः गैस के अणु गति करने के लिए पूर्णतः क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। यही कारण है कि गैसों की कोई आकृति नहीं होती एवं गैसों का कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता। अब गैसों की बात करें तो गैसों के अणुओं के बीच में कोई भी आकर्षण बल नहीं होता, ठीक है? क्योंकि इनके अणु बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं, ठीक है? और बहुत तेजी से विस्तृत होते रहते हैं, जिसकी वजह से ना तो इनकी आकृति फिक्स होती है और ना ही इनका आयतन फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं चौथा पॉइंट कि ठोसों में जो कंप्रेसिबिलिटी है, संपीड्यता है, नगण्य पाई जाती है, अर्थात इन्हें बहुत कम दबाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ठोसों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले से ही एक दूसरे के पास पास में न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है? अर्थात इनके बीच में जो अंतरा आणविक स्थान होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, इसलिए ठोसों को अपन इतने कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है? और द्रव्यों में अगर संपीड्यता की बात करें तो द्रव्यों में भी संपीड्यता नगण्य होती है, लेकिन द्रव्यों को ठोसों से अधिक दबाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो अंतर्नाभिक की दूरी होती है वो थोड़ी ठोसों से ज़्यादा होती है, इसलिए इसको थोड़ा ठोसों से अधिक दबाया जा सकता है। ठोस क्या बात करते हैं गैसों की, कि गैसों में संपीड्यता अत्यधिक होती है। इनकी संपीड्यता को संपीड्यता गुणांक के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है? अब गैसों की संपीड्यता सबसे अधिक होगी क्योंकि इनके अणु जो हैं वो सबसे सर्वाधिक दूर-दूर रहते हैं, इसलिए इनको सर्वाधिक रूप से अपन कंप्रेस्ड करके पास-पास ला सकते हैं। और गैसों के जो संपीड्यता है उसको अपन संपीड्यता गुणांक कंप्रेसिबिलिटी कोएफिशिएंट के रूप में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है, ताप बढ़ाने पर ठोसों के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, ठीक है? जिससे ठोसों के आयतन में कुछ वृद्धि होती है। यही कारण है कि ठोसों को गर्म करने पर ये फैल जाते हैं, ठीक है? अर्थात इनमें ताप के प्रसार पाया जाता है, ठीक है? वहीं अगर अपन द्रव्यों की बात करें तो एक निश्चित ताप पर द्रव्यों के तापमान बढ़ाने से आयतन में वृद्धि होती है। और गैसों को गर्म करें तो गर्म करने पर उनके अणु अत्यधिक दूर-दूर हो जाते हैं। अतः गर्म करने पर गैसों, ठोसों व द्रव्यों की अपेक्षा अधिक फैलते हैं, ठीक है? अब अगर गैस की बात करें, ठोस और द्रव को अगर अपन गर्म करते हैं तो कुछ मात्रा के अंदर ही उनका तापीय प्रसार होता है। लेकिन अगर अपन गैस की बात करें, गैस के अणु वैसे भी बहुत दूर-दूर होते हैं और अगर टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएँ तो क्या होगा, उनके अणु बहुत तेज़ी से फैलने लग जाता है, तो उनका तापीय प्रसार अधिक होता है। नेक्स्ट है कि जब ठोसों को ठंडा किया जाता है तो उनके अणु और पास-पास आ जाते हैं। यही कारण है कि ठोसों को ठंडा करने पर वे सिकुड़ जाते हैं, ठीक है? अब अपन अगर सॉलिड मॉलिक्यूल्स को ठंडा करें, तो क्या होगा, उनके अणु और अधिक पास-पास आ जाएँगे। पास-पास आने से क्या होगा कि उनको सिकुड़ जाते हैं, ठीक है? और द्रव्यों को अगर ठंडा करने पर उनके अणुओं की गति कम होने से ठोसों की अपेक्षा अधिक पास-पास आ जाते हैं। यही कारण है कि द्रव्यों को ठंडा करने पर वे ठोसों की अपेक्षा अधिक सिकुड़ते हैं, ठीक है? ठोसों में तो जो अणु होते हैं, वो पहले से पास-पास होते हैं, तो अगर अपन उनको ठंडा भी करें, तो इतना अधिक इफ़ेक्ट नहीं होगा जितना कि द्रव में देखने को मिलता है। क्योंकि द्रव के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में जो अंतर्नाभिक की दूरी होती है, वो ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। इसलिए उनको ठंडा करने पर वो ठोसों की अपेक्षा ज़्यादा सिकुड़ते हैं। वहीं अगर अपन गैसों की बात करें तो गैसों को ठंडा करने पर अणु पास-पास आते जाते हैं एवं आणविक गतियाँ कम हो जाती है एवं गैसों का द्रवीकरण होने लगता है। अब क्या होगा, गैसों को अगर अपन ठंडा करें तो क्या होगा, जैसे-जैसे ठंडा करते जाएँगे तो गैस के मॉलिक्यूल जो अत्यधिक दूरी पर स्थित होते हैं, वे एक-दूसरे के पास-पास आते जाएँगे, ठीक है? और एक फिक्स टेम्परेचर के बाद में गैस है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है श्यानता। श्यानता का मतलब होता है बहने का गुण, ठीक है? कि ठोसों में श्यानता नगण्य होती है। नगण्य क्यों होती हैं? क्योंकि इनके बीच में अंतरा आणविक दूरियां नगण्य होती हैं और रिक्त स्थान बिल्कुल कम होते हैं, इसलिए ठोसों के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहने का गुण नहीं पाया जाता। अगर द्रव्यों में बात करें तो द्रव में बहने का गुण अर्थात श्यानता पाई जाती है। और गैसों में विसरण का गुण पाया जाता है, द्रव्यों की तरह बहने का गुण नहीं पाया जाता, ठीक है? तो श्यानता द्रव्यों में पाई जाती है, गैसों में विसरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है? श्यानता की मौजूद नहीं होती।
नेक्स्ट है कि ठोसों की गतिज ऊर्जा नगण्य होती है, ठीक है? और द्रव्यों के अणुओं की गतिज ऊर्जा ठोसों की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है और गैसों के अंदर जो गतिज ऊर्जा का मान है वो द्रव तथा ठोसों की अपेक्षा सर्वाधिक पाया जाता है, क्योंकि इनके अणुओं की गति सर्वाधिक होती है, क्योंकि इनके अणुओं को गति करने के लिए मुक्त स्थान अत्यधिक रूप से मिलता है। इस वजह से इनके अणु लगातार गति करते रहते हैं। नेक्स्ट है कि जिन ठोसों की निश्चित ज्यामिति होती है वे क्रिस्टलीय कहलाते हैं, ठीक है? और घनीय क्रिस्टलों को छोड़कर समस्त क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? विषम देशिकता है, एनिसोट्रॉपी का गुण दर्शाते हैं, क्योंकि कणों की निश्चित पैकिंग के कारण इनके अपवर्तनांक इत्यादि गुण अलग अलग दिशा में भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है? अगर अपन ठोसों की बात करें तो इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है वे क्रिस्टलीय कहलाते हैं। और अगर अपन घनीय क्रिस्टलों की बात करें, ठीक है, तो घनीय क्रिस्टलों को छोड़कर बाकी जो भी क्रिस्टल हैं वो विषम देशिकता दर्शाते हैं, अर्थात अलग अलग दिशाओं के अंदर इनके गुणों की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। जैसे अपवर्तनांक की बात कर रखी है कि अपवर्तनांक के गुण हैं वो अलग अलग दिशाओं के अंदर अलग अलग होते हैं, ठीक है? केवल घन्य क्रिस्टल ही एक समदेशिकता के गुण को प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान अगर कोई भी अगर सॉलिड के अपन प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हर दिशा के अंदर उसका मान समान होता है। लेकिन घन्य क्रिस्टलों को छोड़कर बाकी जो भी क्रिस्टल लेटिस होंगे, ठीक है, वो विषमदेशिकता को प्रदर्शित करेंगे, अर्थात ठोसों की हर दिशाओं के अंदर जो मान है वो अलग अलग होता है। वहीं अगर अपन दरों की बात करें कि दरों में कणों की पैकिंग निश्चित नहीं होती, ठीक है, अतः समदेशिक होते हैं, अतः सभी बिंदुओं के अपवर्तनांक आदि गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। अब दरों के अंदर कणों की पैकिंग फिक्स नहीं है, क्योंकि इनके बीच में अणुओं की दूरी अत्यधिक होती है, ठीक है, ठोसों की अपेक्षा, इसलिए समदेशिकता को प्रदर्शित करेंगे, आइसोट्रोपिक होंगे, ठीक है। अगर अपन इनके अपवर्तनांक की बात करें दरों के, तो हर दिशा के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनके अपवर्तनांक का मान समान होता है। अब अपन बात करें गैसों की, तो गैसों में भी कणों की पैकिंग निश्चित नहीं होती, ठीक है, अतः ये भी क्या होते हैं? समदेशिकता अर्थात आइसोट्रोपी का गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इनके डायग्राम्स की, तो ठोसों के अणु देखिए अत्यधिक पास पास होते हैं, इनके बीच में मुक्त आयतन कम होता है और अंतर्नाभिकीय दूरियां और अंतराणविक दूरियां भी कम होती हैं। वहीं अगर अपन दरों के अणु की बात कर रहे हैं तो ठोसों की अपेक्षा इनके मध्य अंतराणविक दूरी भी अत्यधिक होती है और मुक्त स्थान भी अधिक होता है। गैस के अणु सर्वाधिक मात्रा में एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, ठीक है, इनके लिए इनमें मुक्त आयतन भी अत्यधिक होता है, जिसकी वजह से इनमें विसरण का गुण पाया जाता है और ये इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो भी सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल, जिसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।